अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम परदेस से देश तक और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे समंदर पार मुकीम मलिक समीउल्लाह खान की, जिसने आज से 14 साल पहले ईडन एक्सटेंशन में 10 मरले का घर ख़रीदा लाहौर में। समीउल्लाह के मुकम्मल अदायगी करने के बाद मकान के कागजात और कब्ज़ा तो उसे दे दिया गया, मगर जब समीउल्लाह की जानिब से रजिस्ट्री का मुतालबा किया गया तो ईडन एक्सटेंशन के जो इंतज़ामी उमूर के सरबराह हैं मुज़ाहिर बेग, उन्होंने काफ़ी टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया और मज़ीद रकम देने का मुतालबा किया गया। फिर जब समीउल्लाह ने ज़ायद रकम भी अदा कर दी तो फिर सोसाइटी की जानिब से बाकायदा जो रजिस्ट्री होती है वो 23 दिसंबर 2006 को समीउल्लाह की अहलिया के नाम पर रजिस्ट्री भी करवा दी गई। मगर जब समीउल्लाह रजिस्ट्री के इंतकाल के लिए मकामी पटवारी के पास गए तो फिर एक चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ। वो ये कि जो जगह जो ईडन हाउसिंग सोसाइटी अपनी मलकियत जाहिर करती है वो ना तो ईडन सोसाइटी की मलकियत है, ना ही फिर समीउल्लाह की, बल्कि किसी तीसरी पार्टी की मलकियत है। इस अराजी पर सोसाइटी और जो तीसरी पार्टी है इसमें तनाज़ा चल रहा है। मुतासरा शख्स के सोसाइटी इंतज़ामिया से रब्ता करने पर कोई भी मौसर जवाब नहीं मिला, जबकि टाल मटोल का जो सिलसिला था ये मज़ीद बढ़ता चला गया और आज तक जो मुतासरा शख्स है उसके साथ यही सलूक रवा रखा जा रहा है। समीउल्लाह ने चौधरी सरवर जो साबिक गवर्नर पंजाब हैं उनको भी उनके दौर में ख़त लिखा था, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। बजाय इसके कि सोसाइटी इंतज़ामिया इनकी कोई दादरसी करती, उल्टियाँ धमकियाँ देना शुरू कर दी। दूसरी जानिब तर्जुमान नैब लाहौर के मुताबिक ईडन हाउसिंग केस में मेरिट पर तहकीकात की जा रही हैं। डीजी नैब लाहौर के एक बयान के मुताबिक ईडन इंतज़ामिया के खिलाफ बाकायदा क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आगाज़ भी कर दिया गया है और अरबों रुपए मालियत की जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको भी मुंजमद किया जा चुका है, सील किया जा चुका है और फ्रीज़ किया जा चुका है। और ईडन हाउसिंग इंतज़ामिया के मुल्क से मुमकिना फ़रार को मद्देनज़र रखते हुए वज़ारत दाखिला ने ईडन इंतज़ामिया के नाम ECL में डालने से मुतालिक फरवरी 2018 में ही एक मरासला अरसाल कर दिया था, जो गुज़श्ता 2 माह से सर्द खाने की नज़र बना हुआ है। ईडन हाउसिंग से मालिक को भी ब्लैकलिस्ट करवाया जा चुका है, जबकि जो नैब है ये तफ्तीशी हुकाम मुतासरीन के अजाले के लिए एक कमेटी कायम करेगी, जिसमें मुतासरीन के नुकसान का जो है वो अजाला किया जाएगा। अब देखना यह है कि ये कमेटी कब कायम होती है और जो मुतासरीन की दादरसी है ये कब तक मुमकिन हो पाएगी। इसी पर बात करिए, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ शाहिद, उनके साथ मौजूद हैं मलिक समीउल्लाह खान जिनका ये सारा मसला है, वकार मुश्ताक तूर हमारे साथ है माहिर कानून, और कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब से भी हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मियाँ शाहिद नदीम से, उनसे बात जिन्होंने सारे मसले को इन्वेस्टिगेट किया है, उनसे पूछते हैं। शायद ये बताएगा इस मामले की नौयत क्या है। लाहौर में ये ईडन सोसाइटी है, इससे पहले भी मेरे ज़ाती इल्म में भी है, ईडन हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक बहुत से लोग शिकायतें करते थे कि जब इनसे अगर कोई घर ले लिया जाता है तो वो रजिस्ट्री इनके नाम नहीं होती है, रजिस्ट्री होती है तो पता चलता है वो मलकियत इनके वो सोसाइटी ही इन लोगों के नाम नहीं है। ये पूरा मामला है कि आपने अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया है इसको? जी, जब ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मामले को इन्वेस्टिगेट किया चाहिए तो इसमें बहुत सारे राज जो थे वो सामने आए, और जिसमें मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो हमारे जो सरकारी महकमे हैं वो पता नहीं उस वक़्त सो रहे होते हैं जब ये हाउसिंग सोसाइटियाँ मार्ज़ वजूद में आती हैं, अपने एड्स देती हैं, लोगों को घेरती हैं, मुख्तलिफ़ तरह के चाम दिखाती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है उनमें यूटिलिटीज़ तमाम तरह की मुहैया कर दी जाती हैं हमारे सरकारी महकमों की जानिब से, वो लेस्को हो, वो गैस सुई नॉर्दर्न गैस हो, वो आपका वासा हो, वो तमाम यूटिलिटीज़ भी मुहैया कर देता है बगैर इस चीज़ को जाने हुए कि क्या जो लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं वो ज़मीन उनकी अपनी है या नहीं है। यहाँ पर ईडन में भी ऐसा ही मामला हुआ, सारी जो है वो स्कीम बन गई, लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट कर लिया, घर बन गए। उसके बाद अचानक लोगों पर एक बम गिरा जब उन्हें ये पता चला कि जब वो रजिस्ट्री करवाने गए तो रजिस्ट्री भी हो गई, लेकिन उसके साथ साथ ये जब वो इंतकाल करवाने पटवारी के पास पहुँचे तो पता लगा कि ये ज़मीन तो ना ईडन की है ना उनकी है, ये किसी तीसरे शख्स की है।
बेसिकली ये सारी जगह जो थी ये ज़राई रकबे थे। यहाँ पर जो है वो किसी से ज़मीन खरीदी गई, किसी को वैसे बीच में डाल लिया गया और उसको ज़मीन को काट कर प्लॉट शायद ये तीसरी पार्टी कौन सी है जिसको बाद में हैरान हो रहे हैं लोग कि ये ना तो ईडन वालों की है, ना उनके नाम पर है, ना जो खरीद रहे हैं उनके। तीसरी पार्टी कौन है? शायद ये वो लोग हैं जो ये सारा एरिया जो ये ज़राई रकबे थे और मुख्तलिफ लोगों के थे। यहाँ पर आप जितनी स्कीम देख लें ये सारे ज़राई रकबों पर बनी हुई है। किसी का 1 कनाल, किसी का 2 कनाल, जिसे वो मुरब्बों में जो है ना अगर करें तो किसी के 1 मुरब्बे, 2 मुरब्बे, 3 मुरब्बे, तो किसी से ये खरीदी गई, किसी ने ये नहीं बेची, लेकिन ज़बरदस्ती धोस-धांधली से वो ज़मीन शामिल कर ली गई और उसको सोसाइटी डिक्लेयर कर दिया गया। ना तो पटवारी ने ये चेक किया कि ये सोसाइटी बन रही है, इसका इंतकाल कराया गया है या नहीं, खरीदो फरोख्त हुई है या नहीं, ना सरकारी महकमों ने इसका कोई जायज़ा लिया, ना ही इस पर जो है वो आगे आकर जो हमारे महकमे हैं, जो लेस्को है जो बिजली मुहैया करता है, गैस है, अब वासा है, किसी ने भी ये चीज़ चेक करने की कोशिश ही नहीं की। और जो बेचारे मुतासरा अफरीक है, जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे वो लोग हैं जिनकी वजह से यहाँ पर जो है वो ज़र मुबादला आ रहा है, जिनकी वजह से रेमिटेंसेस यहाँ पर जो है वो आ रही हैं, उनको सबसे पहला हक उनका है। वो बेचारे बाहर बैठे कमा रहे होते हैं। समीउल्लाह खान से भी बात कर ले। मलिक समीउल्लाह भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बरतानिया से। समीउल्लाह साहब, तकरीबन 12 साल हो गए जब आपने ये ईडन में ये एक घर ख़रीदा था, ये ज़मीन ख़रीदी थी। आपने जब ये सारी अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदी, क्या आप इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए ख़ुद पाकिस्तान आए थे या किसी के थ्रू, फैमिली के कोई और लोग थे और उन्होंने आपको ठीक तरीके से गाइड नहीं किया? क्या आपने ख़ुद ख़रीदा था अपना ये घर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एक तो मैं ये कहूँगा कि आप एक ओवरसीज़ जो जितने भी लोग पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं उनके बिहाफ के आपने एक मैं इसे जहाद कहूँगा कि आपने जहाद शुरू किया है। अल्लाह आपको इसमें कामयाब फरमाए। दूसरी बात यह है कि मैं खुद वहाँ पे गया था। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं खुद सीनियर कंसल्टेंट हूँ, इंजीनियर हूँ। पाकिस्तान के बहुत से हसास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मेरा एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है और मेरा वो सारा जितना भी है उससे हुब्बुल वतनी की शनाख्त पे है। उससे सिर्फ मैंने अपने पाकिस्तानी होने का, पाकिस्तान का जो मुझ पे कर्ज है उससे अदायगी के लिए मैंने पाकिस्तान के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हसास प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मैंने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मशावरत भी दी और खुद अपनी जेब से मैं वहाँ पे जाता भी रहा। मेरी खुद ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान में अपना कोई घर बनाऊं ताकि पाकिस्तान में आके मैं जाके लोग, ख्वाहिश होती है, बिल्कुल सही जी जी हाँ, और मेरी ये शदीद ख्वाहिश थी। और दूसरी बात ये है कि हमने आज तक, मुझे पाकिस्तान से निकले हुए 46 ईयर्स हो गए हैं, 46 साल हो गए हम यहाँ निकले हुए, और 46 साल तक मैंने आज तक एक पैसा भी मैंने हुंडी के जरिए नहीं भेजा। मैंने सारी की सारी रेमिटेंस जो है वो थ्रू बैंक के भेजी है। मैं इससे ज़्यादा अपनी हुब्बुल वतनी का और क्या सबूत दूँ आपको। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है और करोड़ों रुपए का मैंने उसमें जो है मैंने उसमें ज़र मतलब पाकिस्तान को भेजा है। और अब भी मैं अपने इस पाकिस्तान से मायूस नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान में बहुत से रफ़ाई अदारे ऐसे हैं जिनको मैं अभी भी उनको सपोर्ट भी कर रहा हूँ। मैं ये घर लेने का मकसद यही था कि पाकिस्तान में रहा जाए और मेरा खास तौर पे जो मेरा प्रोजेक्ट था वो बच्चों को वहाँ पे तालीम का था। लेकिन जब मैं यहाँ गया तो ये प्रोजेक्ट बन रहा था। मैं खुद को के इंजीनियर हूँ और मैं खुद, मुझे इन्होंने विजिट करवाया, जो मालिक थे खुद मुझे उन्होंने उसका विजिट करवाया। मुझे वो खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बल्कि मुझे तो बहुत इब्तिदा में उन्होंने कहा कि जी आप मलिक साहब ऐसा करें कि आप हमारे पार्टनर बन जाएं। ये वो मॉडल हाउस पहले दिखाते हैं, बड़ा इंप्रेस करते हैं आपको मॉडल हाउस दिखा के। हाँ, इसके अलावा मेरे, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ और बड़े बड़े मैं प्रोजेक्ट करने वाला आदमी हूँ, ये खुद भी इनकी ख्वाहिश थी कि मैं इनका पार्टनर बन जाऊँ। मैंने कहा कि मेरे बस में नहीं है, मैं खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर हूँ मैं, और मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं इस वक्त आ सकूँ वहाँ पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये है कि उन्होंने कहा जी आप घर खरीद लें। अब मैं आपको, मैंने घर देखा वहाँ पे जाके। मैंने इन्हें अपने तय जो इन्हें बताया गया मुझे कि हम फलां मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, मैंने क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन किए मकानात के बारे में, और जो स्पेसिफिकेशन मुझे उन्होंने दिखाई जो टेक्निकल तौर पे, उस स्पेसिफिकेशन तौर पे मैंने उस मकान को मैंने खरीदने की हामी भर ली। ना सिर्फ मैंने मकान खरीदने की हामी भर ली, बल्कि मैंने अपने और आके तकरीबन 10 दोस्तों को कन्विंस किया जिन्होंने मेरे बिहाफ पे और 10 मकान खरीदे। इस वक्त हम 11 लोग हैं, टोटल तो 18 लोग हैं, लेकिन 11 लोग हम वो हैं जिन्होंने मेरे बिहाफ पे जाके यहाँ पे मकान खरीदा जाके। और सबके साथ ये फ्रॉड चल रहा है? सबके साथ चल रहा है, ये सबके साथ है। मैं बताता हूँ। फिर हमने अपने तौर पे, जब मैंने जो मज़ाहिर बेग इनके थे, जो इनके जो इंतजामी तौर पे CEO थे, उनसे जब हमने जिक्र किया तो पहले तो वो यानी टाल मटोल करते रहे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। जब उन्हें पता चल गया
कि ये मामला छूटने वाला नहीं है, तो फिर उन्होंने रजिस्ट्री उनका आइए जी आप रजिस्ट्री करवाएं। रजिस्ट्री करवाने पे भी उन्होंने कहा कि जी इतने पैसे आपके और देने पड़ेंगे। मैंने कहा भी आपने तो जब कीमत तय की थी उसके अंदर आपने हमें ये बताया था कि गैस भी, बिजली भी, सब जितनी फैसिलिटीज होंगी और रजिस्ट्री भी हमारे जिम्मे होगी, तो अब ये क्या कर रहे हैं? कहते जी हमारे पास और कोई चॉइस नहीं, अगर आपने करवानी है तो करवाएं, अब मरता क्या ना करता। हमने वो पैसे, एक्स्ट्रा पैसे वो भी इनकी अदायगी की। जब हमने मकान जो रजिस्ट्री करवा ली, आप हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि हम सिर्फ 4 या 6 हफ्ते, मैक्सिमम 6 हफ्ते के लिए जाते हैं, और इनका तरीकाकार ये होता है कि ये कोशिश करते हैं कि हमारे 4 या 6 हफ्ते किस तरह से जाया कर दें, यानी कोशिश यही करते हैं। रिजल्ट ये है कि ना वो मकान आपके नाम है, आपकी अहलिया के नाम, और ना ही उस सोसाइटी के नाम, उनकी जमीन। मैंने अपनी जब तहकीक की मैंने अपने तौर पे, तो मुझे पता चला कि जिस एरिया के जहां पे मेरा मकान बना हुआ है वहां पे 5.5 कनाल जमीन जो है वो किसी और की है, जो कि मुतनाज़ा के साथ चल रही है। अच्छा। जब मैंने टेक आउट करके उनसे जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि जी हमें, इन्होंने शुरू में हमसे ये वादा किया था कि हम आपको पैसे देंगे, पैसे भी नहीं दिए। फिर उन्होंने कहा जी हम आपको मकान जब बन जाएंगे हम आपको 2 मकान दे देंगे, 2 मकान भी नहीं दिए गए। हाँ, बकायदा उनसे भी ये फ्रॉड किया, उनका फ्रॉड चल रहा है। अब जब मुज़ाहिर बे को ये इस बात का पता चला कि हम इसको बकायदा हम तहकीक कर रहे हैं, इसको फ्रॉड का मुकदमा चलेगा, फिर हमने बकायदा तौर पे कानूनी कार्रवाई करने के लिए बकायदा तौर पे वहां पे वकील खड़े किए वहां के, ताकि इसका यानी कुछ किया जाए। उसके बाद इन्होंने आदमी डालने शुरू कर दिए, हम कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, हमने वकील खड़ा कर दिया है, हमारा उससे बात तय हो गई है, फलां हो गया है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो सका। और मुझे पता ये चला है इन्होंने हमारे साथ ही नहीं बल्कि ठोकर न्याज बेग पे भी जो उन्होंने घर बनाए वहां भी। ठीक है, मैं जरा ब्रेक ले लूं। समीउल खान साहब, मुझे जरा ब्रेक लेने दें। नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद माहिर कानून वकार मुश्ताक भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। वकार साहब, आपने समीउल्लाह साहब की बातें सुनी, सिर्फ ये एक ही इफेक्ट नहीं है, इनके साथ 8-10 लोग और हैं जिन्होंने बरतानिया में इनके कहने के बाद जो है वो ईडन एक्सटेंशन में घर खरीदे, लेकिन वो भी जो है ना वो फ्रॉड का निशाना बन गए हैं। तो वो जो 8-10 लोग हैं वो मिलके इनके खिलाफ, क्या इनके पास ऑप्शंस हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें ईडन इंतज़ामिया के खिलाफ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर इस तरह की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, मैं ज़रा उसका आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं जी कि हमारे लाहौर की सतह पर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इदारा है जिसका काम ही ये है कि उसने रेगुलेट करना है हाउसिंग सोसाइटीज़ को, उन प्रोजेक्ट्स को, और उसके अंदर फिर सारी चीज़ों को उन्होंने कानून के मुताबिक करना है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि LDA अपना काम नहीं करता और लैंड माफिया जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होके मलिक साहब जैसे सीनियर और मुहब्बत वतन लोगों को इस तरह लूटते हैं। सही। तो बुनियादी तौर पर इस जो ये मामला मलिक साहब ने बताया, इसमें बुनियादी तौर पर हुआ क्या होगा कि ये एक मुश्तरका खिवट होगा, बहुत सारे लोगों की ज़मीन होगी उसके अंदर। तो ईडन हाउसिंग ने जब ये ज़मीन ख़रीदी होगी तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा होगा कि हम अपना हिस्सा आपको नहीं दे रहे या रेट निगोशिएट नहीं हो सके होंगे, तो इन्होंने उस मामले को हल किए बग़ैर और अपनी सोसाइटी के अप्रूवल्स को भी हल किए बगैर उन्होंने आगे थर्ड पार्टीज़ को मकान बनाकर बेच दिए। अब उसमें जब 3 पार्टीज़ के बीच में इंटरेस्ट है तो जाहिर है मलिक साहब का जो इंतकाल है वो रुका हुआ है। अब इसमें हमारे यहाँ लॉज मौजूद हैं, हमारे यहाँ पुलिस है, हमारे यहाँ नैब का इदारा। मुझे बताएं, जो फ्रॉड की केसेस है ये भी करप्शन के ज़ुमरे में आते हैं? ये भी करप्शन के ज़ुमरे में बिल्कुल आते हैं। हमारे पास नैब के कानून में बड़ी वुसअत है। नैब के कानून में शिक ये है कि अगर कोई पब्लिक एट लार्ज को डिफ्रॉड करता है तो उस इदारे और उसके मालकान और बेनिफिशरीज के खिलाफ नैब के अंदर केस चल सकता है। फिर हमारे पास PPC के अंदर जो कि काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, उसके अंदर 406 एक दफ़ा है कि किसी को धोखाधड़ी करना, किसी को जो इंटरेस्ट की गई प्रॉपर्टी है उसमें किसी को धोखाधड़ी के तहत फंसाना।
तो इन सारी दफात के साथ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आजकल जो मौसर कानून है, जिससे अब हमारे यहाँ जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन भी कायम है, उसमें दरखास्तें जाती हैं, लेकिन वो इस वजह से गैर मौसर है कि वो एक डाकखाने का सिर्फ काम करता है, मुतलका महकमों को सिर्फ स्टैंप लगा के वो दरखास्त आगे भेज देता है। तो मेरी जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनसे हमें हमदर्दी है, वो हमारा फ़ख्र हैं, वो पाकिस्तान से बाहर रहकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो आप लोग आजकल जिस तरह से चेयरमैन नैब इस तरह के केसेस को, पब्लिक इंटरेस्ट के लोगों को केसेस को ले रहे हैं, इनको चाहिए कि नैब के अंदर एप्लीकेशन फाइल करें और इसको प्रॉपर परसू करें। और जो मुझे पता चला है कि ईडन हाउसिंग से रिलेटेड जो डॉक्टर अमजद और बहुत सारे लोग जो उनके मालकान हैं, उनका नाम ECL पर डालने की कार्रवाई हो रही है और कानून का घेरा उनके गिर्द तंग हो रहा है। और याद रखिए, ये सिर्फ एक ईडन नहीं है, ये बेतहाशा सोसाइटीज हैं जी, लाहौर में भी बेतहाशा सोसाइटीज हैं जी, बेतहाशा सोसाइटीज हैं। इनका तरीका वारदात ये होता है कि सबसे पहले तो बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं कि जो जगह ही नहीं खरीदते, सिर्फ इश्तिहारों की हद तक लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि जनाब फलां फलां बाग और बागीचे बनाए जाएंगे। जब लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर सोसाइटी का कोई नामो निशान नहीं होता। अगर कोई नामो निशान बन भी जाए तो फिर इस तरह के फ्रॉड हो जाते हैं। शायद आपने नैब के इदारे में बात की, वहाँ इस तरह के केसेस इस तरह के चल रहे हैं, क्या वो इस तरह के केसेस में जो है ना वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं लोगों को? जी शाजिया, बिल्कुल नैब ने ईडन का केस जो है वो उसको टेकअप किया हुआ है। और यहाँ पर थोड़ा सा ये आपको बताता चलूँ, जिसे सुन के आपको हैरत होगी कि मलिक साहब तो 10-11 लोग कह रहे थे, सैकड़ों लोग थे जो कल सड़क पे थे नैब ऑफिस के सामने, जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है और वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे। नैब ने इसके जो है उनका ये कहना था कि नैब ने ये केस टेकअप किया, नैब ने उनको कुछ प्लॉट दिलाए भी, लेकिन जब वो प्लॉट का पोजेशन लेने के लिए साइट पर पहुंचे तो LDA ने उन्हें बताया कि ये प्लॉट उनका नहीं है, वो भी प्लॉट किसी और के निकल आए। तो इस हवाले से नैब ने फरवरी 2018 से डॉक्टर अमजद और उनके 2 बेटों का नाम जो है वो ECL में डाला हुआ है, दरख्वास्त दी है वजारत दाखिला को। लेकिन कमाल है हमारी वजारत दाखिला के वो इतना इंतजार करती हैं कि मुलजिम जो है वो मुल्क से फरार हो जाए। और मेरी इतला के मुताबिक जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, मालिकान को अभी तक कोई कोर्ट में नहीं लेके गया। मेरी जो इतला है शाजिया कि ये मुलजमान मुल्क से फरार हो चुके हैं, वो डॉक्टर अमजद वगैरह यहाँ मौजूद नहीं है। और एक और हैरान कुन इंकशाफ मुझ पर हुआ कि जो डॉक्टर अमजद का एक बेटा है वो एक बड़ी शख्सियत का दामाद है, और इस वजह से जो है वो हाथ हल्का रखा गया। नैब ने ECL में नाम डालने के लिए वजारत दाखिला को लिखा, लेकिन वो उनका नाम अभी तक ECL में नहीं डाला और मेरी इतलात के मुताबिक वो मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। नैब ने उनके अकाउंट्स सीज़ किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक्साइज को क्या किया उन्होंने, जो उनकी लग्जरी गाड़ियाँ थी, उनके पास लग्जरी गाड़ियाँ थी 51 के करीब, वो उन्होंने उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कराई है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुतासरीन को इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मुतासरीन अपने करोड़ों रुपया वहाँ पर इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके घर बन चुके हैं, लेकिन वो घर उनके नहीं हैं। अब उन्हें पता चल रहा है। समीउल्लाह साहब, आप पाकिस्तान इस मामले को लेकर कितनी बार पाकिस्तान आए हैं कि जो है ना वो अपने नाम करवा सकें, इन लोगों से मिल सकें? क्या आपने अदालत तक आप गया ये मामला? देखिए बीबी, मैं तो दर्जनों मरतबा इस मामले में आया हूँ, एक दफा नहीं दर्जनों मरतबा हम सब लोग आए हैं। अच्छा। आप अगर हमारा टाइम भी काउंट करें, द टाइम इज प्रेशियस, द टाइम इज द कॉस्ट फॉर अस। मतलब बात तो ये है कि हमें मिला क्या। अभी हमारे जो कानूनदान भाई हैं बड़ी मोहब्बत से उन्होंने कहा कि हमारा ये नाम रोशन कर रहे हैं। भाई हम आपका नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो दिए बुझाए जा रहे हैं, हमारे चिराग गुल किए जा रहे हैं। आप ये देखिए, तो ओवरसीज जो आपका ओवरसीज जो लोग पाकिस्तानियों का जो इदारा बना हुआ है वहाँ पर, वहाँ आपने अपनी एप्लीकेशन फाइल की? जी, हर जगह की। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि हमारे जर्नलिस्ट हैं, मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, मैं खुद यहाँ बरतानिया और दुनिया के अखबारात में मेरे आर्टिकल छपते हैं, मैं लिखता भी हूँ वहाँ पे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं हमारे इतने सादा हैं, मीर के बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, यानी वो बड़ी शख्सियत का नाम नहीं ले रहे। आपका नवाज शरीफ का, जरदारी का, सब लोगों का नाम आ रहा है, जर्नैलों का नाम आ रहा है, उस बड़ी शख्सियत का नाम आप नहीं लेते। आप क्यों खौफजदा हैं? मैंने अपने कॉलम लिखा है कि हमारे जो साबका चीफ जस्टिस हैं इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ दामाद हैं, वो उसके वो दामाद हैं। आप नाम लिया कीजिए ना, चोरों का तो नाम लेना चाहिए। आप ले ले नाम, आप ले ले नाम। मैं नाम ले लिया, मैंने नाम ले लिया, मैंने तो बाकायदा तौर पर लिखा भी है इसमें, इसलिए हमारी रास्ते मौसर नहीं हो रही।
फिर दूसरी बात, मैं अपने कानूनदान भाई से ये भी पूछना चाहता हूँ, ये भी उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इसमें हमारी रहनुमाई करें। जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जब किसी बिल्डिंग सोसाइटी को या हाउसिंग सोसाइटी बिल्डर्स को वो जब लाइसेंस इशू करते हैं तो बाकायदा उसके लिए एक यानी स्पेसिफिकेशन होती है जिसको बाकायदा रजिस्टर किया जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस स्पेसिफिकेशन जो है मकानात की तामीर होगी। और ये मुझे बाकायदा तौर पे उन्होंने बताया गया, मैंने खुद अपने तय पता भी किया वहां पे, जो पाकिस्तान के बड़े नामवर वकला हैं उससे भी मेरी बात हुई। और उसके बाद मुझे ये बताइए कि वो तो ये भी इन्होंने एक जुर्म किया है कि जो उन्होंने वो जो स्पेसिफिकेशन है उसके खिलाफ काम किया। अब सारे घर जो हैं वो तो गिरना शुरू हो गए हैं। सही, लेकिन समीर साहब आपने जो सहाफियों की बात की, जाहिर है मामले को इन्वेस्टिगेट करके हम बगैर इन्वेस्टिगेट किए सिर्फ उस पर तो नाम नहीं ले सकते। हमारा काम है थ्रू प्रॉपर चैनल चलना, आप लोगों के लिए आवाज़ उठाना। हम अपने दाएं तो जाहिर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ मैडम, मैं आपको बहुत मशकूर हूँ कि आपने ये मामला उठाया है। लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हम क्यों किसी का नाम छुपाते हैं यहाँ पे, जब मैं यहाँ पाकिस्तान, ये मेरा मुल्क है पाकिस्तान, जिसके लिए हम बाहर बैठ के भी पिछले अगर मीडिया आज नवाज शरीफ का नाम चला रहा है तो जिस शख्सियत की आप बात करते हैं हमें कोई आर नहीं वो भी नाम लेने के, लेकिन प्रॉपर थ्रू चैनल चला जाता है ना। अगर आज नवाज शरीफ का एहतसाब हो रहा है, हर बच्चे की जबान पर नाम है, तो जिस शख्सियत की आप बात करें थ्रू इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर चैनल और उसके बगैर नहीं नाम लिया जा सकता। बात यह है कि मुझे अपने जितने भी भाई आप काम कर रहे हैं हमारे लिए, मुझे आप सबसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ा एहतराम है आपके लिए। आप सच्ची बात है कि बड़ा एहतराम है कि आप हमारे लिए स्टैंड ले रहे हैं वहां पे, ये ना समझिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि साथ साथ ये भी इस्लाह होनी चाहिए कि हम लोगों का नाम लेते हुए शर्माते हैं, कतराते हैं। मलिक साहब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अर्ज करता चलो आपको कि नाम लेने से शर्माते नहीं है हम लोग हमारे पास जब कोई चीज़ बिल्कुल ऑथेंटिसिटी से आ जाती है तो उसके बाद हम बाकायदा तौर पर उसका नाम लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर वो शख्सियत इन्वॉल्व नहीं होती और उसका जो है कोई रिलेटिव इन्वॉल्व है, तो फिर हमें उसका नाम जो है लेने से ये होता है कि वो भी आ जाता है शक के दायरे में कि शायद वो भी शामिल है। बाकी हम पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट हैं, मैं खुद पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का नायब सदर भी हूँ और अल्लाह का शुक्र है मैं नाम लेते हुए कभी घबराता नहीं हूँ। मुझे तकरीबन 22 साल हो गए हैं ये जर्नलिज्म करते हुए, तो मुझे किसी का डर या खौफ नहीं है। और ईडन के मुकाबले में अगर मैं बात करूं तो मुझे ब्रेक लेने दें कि वो बाहर है। और एलडीए की शाजिया में आपको ये भी बता दूं ब्रेक ले लूं, एलडीए की 40 स्कीमें हैं। शायद मुझे ब्रेक लेने देना। प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वकार साहब, जैसे ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे कि एक सोसाइटी नहीं बेतहाशा सोसाइटियाँ जो लोगों के साथ फ्रॉड करती हैं, इस तरह जो प्रॉपर्टी माफिया है इसको कानून की गिरफ्त में कैसे लाया जा सकता है? जी मैम शाजिया, बुनियादी तौर पर तो हमारे मुल्क में कवानीन तो मौजूद हैं। जब भी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी भी सोसाइटी को डेवलपमेंट के लिए NOC इशू करती है तो उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। मतलब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है, फिर उसके बाद उसकी पूरी फिजिबिलिटी बनती है, खेल के मैदान के लिए जगह, कब्रिस्तान के लिए जगह, सड़कों की जो चौड़ाई है, फिर उसके बाद बाकी यूटिलिटीज़ जो हैं वो कैसे होंगी, वो एक प्रॉपर प्रोसीजर है। तो ये आजकल नैब बड़ी एक्टिव हुई है इसके मामले में। आपने आशियाना इकबाल स्कीम का सुना होगा कि वहाँ पर बड़े मुख्तदर नैब चेयरमैन ये भी कह चुके हैं कि प्रॉपर्टी माफिया को भी कोई रियायत नहीं दी बिल्कुल। ठीक है, मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड शहजाद अनवर भट्टी साबिक DG नैब है, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। ये बताइएगा कि प्रॉपर्टी माफिया जो इस तरह के फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, ये भी करप्शन के ज़मरे में अगर आते हैं तो इन लोगों को आज से पहले कोई आप एग्जाम्पल बता सकते हैं, कोई किसी को सज़ा हुई हो, किस किस्म की सज़ा हो सकती है? जो समीउल्लाह मुतासर शख्स है वो भी हमारे साथ हैं। सिर्फ एक सोसाइटी नहीं, बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो लोगों के साथ इस तरह के फ्रॉड करते हैं, उनसे पैसे बटोर लेते हैं, घर उनके नाम नहीं होता, इवन कि वो जो सोसाइटी होती है वो उनके अपने नाम नहीं होती है, किसी तीसरी शख्सियत पार्टी के साथ उनका तनाज़ा चल रहा होता है। तो ऐसे केसेस को नैब किस तरह डील करती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल
पब्लिक एट लार्ज के केसेस में नैब ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। 100 की तादाद में सोसाइटीज पिंडी के एरिया में थी, इस्लामाबाद के एरिया में थी, जिनको नैब ने सेक्शन 9, सब सेक्शन 9, सब सेक्शन 10 और सब सेक्शन 11, जिसके अंदर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है कि जिसमें पब्लिक एट लार्ज आपको इंटरेस्ट करती है, आपको पैसे देती है और उसके बदले आपने उनको जमीन देनी होती है। तो ये सोसाइटियों का जो मशरूम सा उभर आया था, लोग पैसे लेके भाग गए थे, तो इसमें नैब ने बहुत काम किया। बहुत सारी सोसाइटियों को पकड़ा, उनसे पैसे लेके लोगों को वापस किए और इसमें मुझे बहुत सारी सोसाइटियों का नाम याद है, लेकिन अच्छा नहीं है कि इसके ऊपर दिया जाए। वो अदालतों में केसेस चले, जो लोग पैसे नहीं देते थे उनके केसेस अदालतों में चले। तो ये नैब के अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर ये मौजूद है, शिक्के मौजूद है कि पब्लिक एट लार्ज को नुकसान अगर पहुंचाया जाएगा तो वो केसेस नैब उठाएगी। और पर्टिकुलरली हाउसिंग सोसाइटी जिन्होंने इस तरह का काम किया कि लोगों के पैसे लिए और उनको ना तो डिलीवर किए प्लॉट, बल्कि पैसे लेके लोग भाग गए। कानून में ऐसे, नैब के कानून में ऐसे लोगों के लिए क्या सजा है? जी, इसकी सजा बिल्कुल नैब के ऑर्डिनेंस के मुताबिक वो जो पूरे के पूरी सजाएं हैं, 14 साल कैद सजा हो सकती है। और मेरे सामने एक हाउसिंग सोसाइटी का केस मुझे याद है। लेकिन कर्नल साहब, ये कोई आज का तो मसला नहीं है ना, ये तो बड़े अरसे से, हमने भी जब से आंख खोली है सोसाइटीज इसी तरह के जो है ना वो लोगों के सामने मसले आ रहे हैं। कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आज तक किसी को आपने हाथ डाला और नैब ने किसी को सजा दी हो इस मामले में? जी बहुत सारे। ये एक बड़ा मशहूर पिंडी का अस्करिया टाउन था, उसके लोग जेलों में रहे, उनसे पैसे पूरे करोड़ रुपए रिकवर करके लोगों को दिए गए। बैंकर सिटी का केस था, कोर्ट ने उनके नीलाम करने के लिए उनके असासे जो हैं वो कहा और उनको 14 साल कैद की सजा भी हुई उनके जो मालिकान थे। तो मुझे ये जुबानी और बहुत सारी सोसाइटीज, एक नहीं बहुत सारी सोसाइटीज थी जिनके मालिकान को सजाएं हुई, उनके जो असासे थे वो नीलाम हुए और उससे लोगों को जो फैक्ट्री थे उनको चेक किए गए। ऐसा ये हो रहा है और कॉन्टिन्यूसली नैब ये कर रही है। सिर्फ हुआ ये था कि नैब के ऊपर बोझ बहुत बढ़ गया, तो जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज थी, जैसे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सीडीए है, एलडीए है, इनको कहा गया था कि आप अपने काम को ज्यादा एहतियात से और ज्यादा मेहनत से करें ताकि ये काम नैब को ना करना पड़े, ये बोझ नैब के ऊपर ना आए। नैब और काम बहुत ज्यादा कर रही थी, लेकिन देखने में यही आया है कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज ने अपना काम नहीं किया। ये अदारे जो कि बनाए इसी काम के लिए गए थे कि ये मॉनिटर करें, इन्होंने काम नहीं किया और इसका सारा बोझ भी नैब के ऊपर आ रहा है और नैब कर रही है। कर्नल साहब, ऐसे लोग जो पैसे भी दे चुके हैं, मकान भी उनके नाम पर नहीं है, तो नैब इस सिलसिले में कैसे, क्या रोल प्ले करता है? पैसे वापस लेकर देता है या ये मामला अदालत में जाता है, अदालत के ऑर्डर्स के मुताबिक वो रजिस्ट्री है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो खरीदने वाले के नाम पर होती है? कई जगहों के ऊपर जी, कई जगहों के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि कई जगहों के ऊपर मुझे अच्छी तरह याद है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने नैब को कहा कि इस सोसाइटी को असिस्ट करें कि अगर ये अपने असासों को डेवलप कर ले या बेच के तो लोगों के पैसे वापस कर दे। तो कई जगह तो इस तरह होता है कि नैब खुद भी असिस्ट करती है कि अगर उनके पास कोई टेक्निकल असिस्टेंस की कमी होती है और वो काम कर सकती है सोसाइटी और डेवलप करके प्लॉट दे सकती है, तो नैब उनको टाइम देती है और उनके साथ मिलके काम उनसे करवाती है। अच्छा। लेकिन दूसरी शर्तों में जहाँ के लोग पता होता है कि ये पैसे लेके भागे हुए हैं या ये कभी भी डेवलप नहीं करेंगे, तो उनसे पैसे लेके उनके असासे कंफिस्केट करके अदालत के जरिए या अगर वो प्री बार्गेन कर लेते हैं वो पैसे लेके लोगों को ये पैसे वापस किए गए हैं और हजारों लोगों को पैसे वापस किए गए हैं उनके प्लॉटों के, जो कि पैसे वो अपने गंवा चुके हुए। आपने समझते हैं प्ली बार्गेन का ये कानून है जिसने आज तक करप्शन को खत्म नहीं होने दिया, ऐसे फ्रॉड जैसे जो केसेस हैं उनको खत्म नहीं होने दिया प्ली बार्गेन की वजह से? कर्नल साहब जी बिल्कुल, ऐसा ये खत्म इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब आपके रेगुलेटरी अदारे जो हैं उनका काम जो है वो खुद फंसे हुए हैं। अभी आप देखें कि एलडीए के जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव थे लाहौर में, उनको पकड़ा गया है कि वो खुद इस तरह के अपने कामों में मशगूल हैं कि वो अपनी ड्यूटी तो क्या करनी बल्कि वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व है। इसी तरह बहुत सारे बाकी जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो इसी तरह के कामों में इन्वॉल्व है, करप्शन में खुद इन्वॉल्व है, तो वो कैसे खत्म करेंगी? असल में यही चीज हो रही है कि उन अदारों के ऊपर लोड आ रहा है, जैसे अदालतों के ऊपर आ रहा है उसी तरह नैब के ऊपर लोड आ रहा है वो कामों का कि जो काम रेगुलेटरी अथॉरिटीज को करने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका। मुझे ब्रेक लेने नाज़िर, हम एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। समीउल्लाह साहब, ये बताइएगा, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब के दौर में जब आपने उनसे रब्ता किया, आपने पुलिस से भी रब्ता किया, तो कोई पेशरफ नहीं हुई थी? कोई आपको रिलीफ उस वक्त कोई इस तरह के सिम्टम्स नज़र नहीं आए कि आपका ये मसला हल हो जाएगा? चौधरी सरवर ने आपको कोई यकीन दहानी कराई? उन्होंने किस तरह आपके मसले को देखा? मोहतरमा, बात यह है कि जब चौधरी सरवर मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में हैं, जब यहाँ बरताने से जा रहे थे तो मैंने उन्हें मना किया था कि पाकिस्तान में आप ना जाएं। और जब मैंने पूछा मैंने उसके मामले में, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा अजीबोगरीब जवाब दिया। मैं उनके पास गवर्नर हाउस में बैठा हुआ था। मुझे उन्होंने कहा कि मुझे आप जो भी सजा देना चाहते हैं देने में आपकी सजा बर्दाश्त करने को तैयार हूं, मेरे बस में कुछ नहीं है। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। चौधरी सरवर साहब जब मेरी आवाज में ये बात सुनेंगे तो उसकी तस्दीक भी करेंगे। दूसरा, जब मैं पुलिस के पास गया, मैं पुलिस के बड़े हाई ऑफिशियल से जब मैं मिला तो उनसे मैंने पूछा कि वहां जो मैंने दरखास्त दी थी उनको दरखास्त ही नहीं मिल रही थी जो मैंने वहां पे दरखास्त दी। उनका हमारे पास तो आई नहीं। मैंने कहा ये आपका रिकॉर्ड मौजूद है, आपने ये रसीद दे रखी है इसकी। फिर जब वो बात बढ़ी तो उसने कहा कि ये आखिर हमारे पास तो बहुत से केसेस हैं, आपका अकेला तो केस नहीं है। मैंने कहा कि आप ये बताइए। हाँ, उन्होंने कहा, मैंने कहा चलिए आप ये बता दिए कि मेरे जिस तरह मैं मुतासर हूँ, जिस तरह मेरी एक दरखास्त आई है, आपने किसी और मुतासर का कोई काम किया हो वो मुझे बता दे ताकि मुझे यकीन आ जाए कि आपकी एफिशिएंसी ऐसी है कि आप बाकायदा इन दरखास्तों में बाकायदा आप उस एक्शन लेते हैं। वो कहते हैं जी आप हम पे हमारे मुहासब क्यों बन रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मतलब है हम कर रहे हैं बस। मैंने कहा आपको जब मेरी दरखास्त ही नहीं मिल रही, आपके हाथ की ये तस्दीक शुदा रसीद मेरे पास मौजूद है और इसके बावजूद आपको रिकॉर्ड में मिल नहीं रही। फिर उन्होंने बड़ी बेइतनाई से ये कहा, अच्छा जी फिर आप एक और दरखास्त दे जाएं, आप एक और दरखास्त दे दें। मैं अभी लिहाज करते हुए उस बहुत बड़े आला ऑफिसर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, इस वक्त भी वो मौजूद हैं, अजी आप एक और दरखास्त दे दें आप। मैं वहीं पे एक और दरखास्त दी उन्हें, मतलब है जब मैंने दरखास्त दी तो मैं दरखास्त लिख रहा था, उन्होंने कहा जी आप अंग्रेजी में नहीं उर्दू में लिखें आप। अच्छा, मैंने उर्दू में दरखास्त लिख के दी उन्हें, मतलब है। और उर्दू में जब दरखास्त लिख के दी तो उन्होंने कहा इसकी रसीद दे दें आप। उसकी मुझे रसीद दी कि वो मेरे पास मौजूद है। जब 6 महीने के बाद मैंने उसके बारे में दराज किया तो वो रसीद भी वो भी दरखास्त नहीं मिल रही, कहाँ गई है कहाँ नहीं गई। इसका मतलब ये है कि हमसे वो लोग भी हमसे फ्रॉड कर रहे हैं, हमारी बेबसी का तमाशा उड़ाया जा रहा है। बड़ी सख्त तकलीफ, बड़ी कोफ्त होती है। अब मुझे ये ओवरसीज कमीशन उस इदारे ने आपको क्या फीडबैक दिया? ओवरसीज कमीशन बकायदा सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं और कोई सब यही कह रहे हैं हम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं जी, काम कर रहे हैं। तो बताएं जी क्या काम कर रहे हैं जी? काम हो रहा है जी, जुम्मे लगाया हुआ। किसके जुम्मे लगाया हुआ जी? अच्छा जी आप कल आए। मैंने आपसे कहा ना कि 4-6 हफ्ते हमारे पास जो होते हैं, इसी तरह ख्वार होके हमें वापस आना पड़ता है। अच्छा। आप मुझे ये बताएं कि हमने अपने बच्चों को जो इतनी आला तालीम यहाँ दिलवाई कि ताकि पाकिस्तानी खिदमत करें, हम भी यहाँ बैठ के हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो डॉक्टर हैं वो पाकिस्तान जाके कैंसर अस्पताल में जाकर फ्री काम करते हैं, मेडिसिन लेके जाते हैं। आप हमें बताएं कि क्या हमें ये सिला मिल रहा है? हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं किस पाकिस्तान के बारे में आप लिखते हैं, किस पाकिस्तान के बारे में आप काम करते हैं, मुझे बताइए आप। सही। वो है अगर आप सब जितने भी दर्द दिल रखने वाले दोस्त आप सुन रहे हैं मेरी बात, वो अगर मेरी जगह आके सोचें जरा कि अगर उनके घर के अंदर से ये अपोजिशन मिल जाए, जो बच्चे से ये सवाल करें कि बताइए आपके साथ क्या सलूक हुआ, आप ये बताइए खुदा ना खास्ता हमारे पास को हराम का माल था, रिस्के हलाल हमने वहां पे जाकर सर्व किया पाकिस्तान की मोहब्बत में। हम तो अब भी अपने आप को पाकिस्तान का मकरूज समझते हैं, हम पाकिस्तान से आज भी अपने ईमान की हद तक उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये बताइए कि आखिर ये हमारी दादरसी कौन करेगा वहां पे? सही है, ठीक है। मुश्ताक साहब वक्त बिल्कुल थोड़ा रह गया है। मैं चाहूंगी कि कानूनी चाराजोई करने के लिए आप समीउल्लाह साहब को कोई मशवरा देना चाहें, कुछ गाइडेंस देना चाहें कि कैसे ही अपने केस को परसू कर सकते हैं। जी मैं तो यही मशवरा दूंगा सबसे पहले कि एक काम पिछले दिनों से अच्छा हुआ है पाकिस्तान में, जब से जुडिशरी ने थोड़ा बहुत जो है अपना रोल प्ले करना शुरू किया है। लाहौर के अंदर अदालतें फ़िक्स हो गई हैं, कोर्ट्स वो स्पेसिफिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस को डील करती हैं। तो मैं मलिक साहब को ये मशवरा दूंगा कि आप पाकिस्तान में एक दावा दायर करें सिविल कोर्ट में कि ईडन हाउसिंग को और दूसरे जो तीसरा शख्स इसमें इन्वॉल्व उनको पाबंद किया जाए कि मैंने अपने हिस्से की पेमेंट कर दी है और अब ये उनका ऑब्लिगेशन है कि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र करें। आप एक सिविल दावा भी ज़रूर फाइल करें और अब उसको बड़ी CPC भी अमेंड हो चुकी है, बड़े तेज़ी से उसको टेकअप किया जा रहा है। एक तो मेरा बिल्कुल यही मशवरा होगा कि आप सिविल दावा पाकिस्तान में ज़रूर दायर करें। और दूसरा ये कि नैब के अंदर अगर आपने पहले कोई दरख्वास्त नहीं लिखी तो नैब के अंदर ज़रूर
अपनी सुनवाई के लिए दरख्वास्त दीजिए, क्योंकि मुझे याद है कि जुलाई 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मेंबर बेंच ने नैब को ये डायरेक्शन दे रखी है कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक कोई मामला हो तो आपने उसको सबसे पहले टेकअप करना है और आप हमें मरहलावार रिपोर्ट्स भेजें हर जिले के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ का क्या स्टेटस है। तो ये मेरी मलिक साहब, आप कोई सवाल पूछना चाहें? वकार जी, साहब। मैं हमारे जो कानूनदान भाई हमारे, मैं इसे एक और भी अर्ज करना चाहता हूँ कि ये मैं बता दें, थोड़ी सी हमें ये भी गाइडलाइन दे दें आप कि हमारे पास वहां पे एक तो वकीलों के हम पैसे खर्च करेंगे और सारी चीजें करेंगे, मतलब लेकिन उसके बाद फिर मामला इस खाने में जाएगा, तो इसका क्या इलाज क्या है? क्या कोई लिमिट, क्या कोई टाइम लिमिट मौजूद है वहां पे कि इतने टाइम के अंदर ये फैसला हो जाएगा? जी, इसमें बेसिकली जो अब सीपीसी के अंदर अमेंडमेंट हुई है, इसमें यह है कि 1 साल के अंदर ट्रायल को कंक्लूड करना अदालत की जिम्मेदारी है, और दुनिया के किसी भी हिस्से में खुदा न खास्ता को नाइंसाफ़ी हो जाती है तो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ तो अडॉप्ट करना ही होता है। तो मैं आपको पहले से ज़्यादा यकीन के साथ ही कह सकता हूँ कि आज आप अगर सिविल दावा दायर करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो केस है वो स्टेप बाय स्टेप वो टेकअप होगा और उस पर कोई बेहतर, अगर ईडन वालों को ये भी वहाँ पर डिग्री हो सकता है कि उनकी अगर कोई और प्रॉपर्टी है तो उसको अटैच कर दिया जाए। और मलिक साहब, हम अपने प्रोग्राम में जो केसेस चल रहे होते हैं उनका फॉलोअप भी करते हैं। अगर आप दोबारा हमसे, हमारे रिपोर्टर से रब्ता करें, इस केस में कोई पेशरफ्त होती है नहीं होती है, हम आपके केस को दोबारा ज़रूर फॉलो करेंगे इस केस की पेशरफ्त के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। हम अपने तय जो भी हमसे हो सका अपने प्रोग्राम के थ्रू जो है आप लोगों की, जो इस तरह के मुतासिर लोग हैं उनकी आवाज़ पहुंचाते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करते रहेंगे आप लोगों के लिए। आपके कोशिश से इस प्रोग्राम में जितने भी दोस्त तशरीफ लाए, मैं सबका मशकूर हूँ कि आप बिला खौफ जो है आप हमारी हमदर्दी के लिए आगे बढ़े हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हमारी दुआएं आपके। जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मलिक समीउल्लाह साहब थे, मियां शाहिद साहब थे, वकार मुश्ताक तूर माहिर कानून हमारे साथ। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में एक नई कहानी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।